हाँ जी, नमस्कार। वीएस टेक्निकल एंड साइको क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेलों का समानांतर संयोजन। सेलों के समानांतर संयोजन किस प्रकार से होते हैं, इसमें अपने पास में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल्स के आधार पर देखे जाएं तो अपने पास कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे और किस टाइप के अपने पास समीकरण है, कौन से समीकरण हैं, समीकरणों से समीकरण अपन को कैसे बनाने हैं। चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने सेलों का श्रेणी संयोजन पढ़ा था, इसमें अपन पढ़ेंगे सेलों का समानांतर संयोजन। तो संयोजन के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया कि भाई सेलों को एक दूसरे के साथ में जोड़ना, जो तीन प्रकार से जोड़ते हैं, एक प्रकार अपन पढ़ चुके हैं और ये दूसरा प्रकार है सेलों का समानांतर संयोजन। अब सेलों के समानांतर संयोजन में संयोजन कैसे होते हैं, कनेक्शन कैसे होते हैं, तो अपने पास में पिछली वीडियो में बताया था भाई ये जो सिंबल है ये केवल एक सेल का है, ये सिंबल है जो केवल एक सेल का है। यदि इस सिंबल को अपन ऐसे बनाएं तो ये जो सिंबल बनेगा ये सिंबल सेल का नहीं है, ये वाला जो सिंबल बनेगा ये बैटरी का सिंबल है। अब बैटरी क्या है, तो अपने पास में सेलों का यदि समूह बना दिया जाए, सेलों का समूह बना दिया जाए तो उसको अपन बोलते हैं बैटरी। अब अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो समानांतर संयोजन में है और समानांतर संयोजन में कम से कम अपन को संयोजन करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए कितने सेलों की जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम अपन को 2 सेल चाहिए। अपने पास में एक सेल ये है और दूसरा सेल अपन ने यहाँ लगा दिया। अपन मान लेते हैं ये सेल ए और ये सेल बी। बी सेल को यहाँ नहीं लगाएंगे अपन, ये अपने पास में समानांतर संयोजन बना रहे हैं। ये सेल अपने पास ए, दूसरा सेल है अपने पास ये बी, दूसरा सेल है अपने पास बी, तीसरा जी अपने पास में जो सेल है वो अपन यहाँ पे सी लगा लेते हैं। अपने पास ये अपने पास तीसरा सेल सी, ये इसका धन सिरा और ये इसका ऋण सिरा, ये धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। श्रेणी संयोजन में अपन ने देखा था कि भाई सेल का, एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ रहा था, वहाँ पे विपरीत सिरों को अपन आपस में जोड़ रहे थे, जो विपरीत टर्मिनल थे उनके कनेक्शन अपन कर रहे थे। लेकिन सेलों के समानांतर जब संयोजन करेंगे तो यहाँ पे सभी सेलों के समान सिरे एक बिंदु पर जोड़ेंगे। समान सिरे से मतलब सभी सेलों के जो धन सिरे हैं, धन जो टर्मिनल हैं, इनको अपन एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे जोड़ देंगे और सभी सेलों के जो ऋण टर्मिनल हैं, ऋण जो सिरे हैं, इनको अपन एक बिंदु पर जोड़ देंगे। जबकि श्रेणी संयोजन में अपन एक सेल के ऋण सिरे से दूसरे सेल का धन सिरा जोड़ रहे थे, वहाँ विपरीत सिरे जोड़ रहे थे, यहाँ समान सिरे जोड़ेंगे। तो अपने पास में यदि इन सबको अपन एक बिंदु पर लाके जोड़ दें, इन सबको अपन तार के द्वारा एक बिंदु पर लाके जोड़ दें, धन सिरों को अपन एक बिंदु पर लाके जोड़ दें, तो अब अपने पास में यहाँ पे ये 2 संयोजक सिरे हो गए अपने पास में। अब इसी से अपनी परिभाषा निकल के आएगी, इसी से अपनी परिभाषा निकल के आएगी। क्या बनेगी परिभाषा? परिभाषा बनेगी जिस संयोजन में या जिस समूहन में या जिस कनेक्शन में जिस संयोजन में, समूहन में सभी सेलों के, अब सभी सेल वो कम से कम 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, सभी सेलों के धन टर्मिनल एक बिंदु पर एवं सभी सेलों के ऋण टर्मिनल, सभी सेलों के ऋण टर्मिनल दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाएं, दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाएं, तो वह संयोजन समानांतर संयोजन या समानांतर समूहन कहलाता है। तो जो संयोजन है वो ये अपना समूहन है। तो यहाँ पे अपने पास में परिभाषा को डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि भाई सेलों का यहाँ पर ने संयोजन किया, सेलों के कनेक्शन किए, सेलों का समूह बनाया, लेकिन उस समूह में अपन ने सेलों को किस प्रकार से जोड़ा है।
तो जिस संयोजन में सभी सेलों के धन सिरे या धन टर्मिनलों को तार के द्वारा अपन एक बिंदु पर जोड़ दें और ऋण सिरों को अपन दूसरे बिंदु पर जोड़ दें, तो ये जो संयोजन बनेगा ये कहलाएगा अपन का समानांतर संयोजन। अब समानांतर संयोजन में अपने पास में आगे जो क्वेश्चन बनते हैं भाई, समानांतर संयोजन में कुल वोल्टेज या कुल धारा या कुल प्रतिरोध या कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो कुल वोल्टेज या अपन के पास में अपन बोल सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल को अपन किससे दर्शाएंगे? ET से। कुल विद्युत वाहक बल को अपन किससे दर्शाएंगे? ET से। तो ET ज्ञात करने का जो समीकरण है, ET ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा अपने पास में? तो ET ज्ञात करना है तो अपने पास में ET बराबर होता है E। ET बराबर क्या होता है? E। तो ये अपने पास में एक पहला समीकरण निकल के आ गया। अब अपन को ये पता होना चाहिए भाई अपने पास में ET क्या है। तो अपने पास में पहले वाली वीडियो में भी अपन ने ET का पूरा डिटेल लिखा था। तो ET है अपने पास में कुल विद्युत वाहक बल। ET जो दर्शा रहा है ये किसको दर्शा रहा है? कुल विद्युत वाहक बल को। और ये किस में आएगा? वोल्ट में। किस में आएगा? वोल्ट में। तो अपने पास में ET किसको दर्शा रहा है समीकरण में? तो कुल विद्युत वाहक बल को, और ये किस में आएगा? वोल्ट में। दूसरा अपने पास है E किसको दर्शाता है? तो श्रेणी संयोजन में भी अपन ने पढ़ा था, वहाँ भी ET कुल विद्युत वाहक बल को दर्शा रहा था वोल्ट में। वहाँ अपन ने E के बारे में पढ़ा था, E जो दर्शाता है वो एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो श्रेणी में भी अपन ने पढ़े थे और समानांतर में भी पढ़ रहे हैं। तो अपने पास में E दर्शाता है अपन के पास एक सेल का विद्युत वाहक बल, और किस में दर्शाएगा? वोल्ट में। अब अपने पास में पहला समीकरण निकल के आ गया ET बराबर है नहीं। अब अपन के पास में आंतरिक प्रतिरोध, इससे पहले श्रेणी वाले, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताया था। वहाँ अपन के पास आंतरिक प्रतिरोध देखा भाई सेलों के द्वारा धारा के मार्ग में जो बाधा प्रस्तुत हुई जाएगी वो बाधा कहलाती है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे है तो यहाँ एक सेल तो अपने पास है नहीं है कि भाई अपन एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बता दें। भाई मान लो एक सीसा संचायक सेल है, अपन कहते हैं भाई 2 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ एक से ज़्यादा सेल हैं तो अपन को अब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। अब अपन को ज्ञात जो करना पड़ेगा वो ज्ञात करना पड़ेगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध को अपन किससे दर्शाएंगे? तो ये चीज़ अपन पहले वाली वीडियो में भी चर्चा करी है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि आंतरिक प्रतिरोध को अपन किससे दर्शाते हैं? तो ये स्मॉल r, और जहाँ कुल वाली बात आए तो वहाँ उसके साथ में क्या लगा दो? T। तो स्मॉल r तो अपन लिखेंगे RT। तो ये जो RT है, ये RT अपन को किस बात को दर्शा रहा है? तो RT जो दर्शाता है ये सेलों का, अब सेल 2 है तो 2 का, और 10 है तो 10 का, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो ये दर्शाता है अपन को सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल r लिखना है, स्मॉल RT। अब अपने पास में सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो फिर इसमें क्वेश्चन बनेगा भाई सेलों का समानांतर समूहन में या समानांतर संयोजन में सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण क्या है? तो कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध को तो अपन किससे दर्शाएंगे? RT से। RT बराबर होता है स्मॉल r अपॉन n। अब RT के बारे में तो अपन ने जान लिया कि भाई RT तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। अब यहाँ एक नया आ गया R के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में अपन अब दोबारा पढ़ रहे हैं। ये जो R है ये दर्शाएगा एक सेल का, ये दर्शाएगा एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ कुल नहीं है, केवल एक सेल का है ये। तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध केवल R से दर्शा रहे हैं, और ये किस में आएगा? ओम में। ये किस में आएगा? ओम में। तो R दर्शा रहा है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक अब अपने पास आया N। तो ये जो N है ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं और अब भी पढ़ रहे हैं। N जो दर्शाएगा अपने पास, ये दर्शाएगा अपन को सेलों की कुल संख्या। भाई कुल कितने सेल अपने संयोजन में या अपन ने जो समूह बनाया है वो कितने सेलों का है, तो वो पता लगाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए कौन सा अक्षर काम कर रहा है?
एन। अब अपने पास में ये जो है समीकरण, ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध नहीं है, बस ये चीज अपन को बहुत फोकस करने की है। ये कुल प्रतिरोध नहीं है, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध नहीं है, कुल आंतरिक प्रतिरोध है। और आंतरिक जो प्रतिरोध है ये केवल और केवल किसका है? सेलों का। जबकि सेल लगे हुए हैं तो इसके बाद तो अभी अपने पास में मान लो यहाँ एक बल्ब अपन लगा देते हैं तो लोड लगना बाकी है। तो ये जो बल्ब है ये अपने लिए किसका काम करेगा? लोड का, या फिर लोड को अपन क्या बोलते हैं? भार। अब कोई भी लोड लगेगा, मान लो यहाँ बल्ब लग रहा है या फिर अपन के पास में और कोई भी युक्ति है, कोई भी उपकरण है, तो कोई भी युक्ति या उपकरण लगेगा तो उसका भी क्या रहता है? प्रतिरोध। भाई बल्ब लग रहा है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध रहेगा, बल्ब लगा हुआ है। या फिर अपन मान ले कोई भी ट्यूबलाइट लगा रखी है, या अपन यहाँ पे कोई बैटरी से अपन कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर इन बैटरियों के लिए किसका काम करेगा? लोड का काम करेगा। तो अपने पास में हर लोड का, हर भार का, हर उपभोक्ता युक्ति का खुद का क्या होता है? एक प्रतिरोध। और लोड के जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को अपन किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं बड़े आर से या कैपिटल आर से। तो बड़े आर का और छोटे आर का कुछ अंतर है। बड़ा जो आर है वो लोड का प्रतिरोध दिखा रहा है अपन को, कैपिटल आर अपन को लोड का प्रतिरोध दिखा रहा है, और स्मॉल जो आर है ये अपन को दिखा रहा है सेल का प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो अपने पास में ये जो समीकरण है आर टी बराबर आर एन लिखा है, ये परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं है। ये आर टी बराबर आर एन जो है ये जितने भी सेल लगे हुए हैं, 2 हैं तो 2, 3 हैं अपने पास तो ये 3, यदि ये 5 होते तो 5 के लिए भी समीकरण तो यही काम आता, 10 होते तो 10 के लिए भी समीकरण तो यही काम आता। तो अपन कुल आंतरिक प्रतिरोध याद करेंगे, वहां पे लिखेंगे आर टी बराबर आर अपॉन एन। आर टी है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आर है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और एन है सेलों की कुल संख्या। अब अपने पास में यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए, अपन को चाहिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो अपन अब यहां पे लिखेंगे भाई, यहीं लिख देते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब इस परिपथ के कुल प्रतिरोध को अपन किससे दिखा सकते हैं? आरटी से। परिपथ के कुल प्रतिरोध को अपन किससे दिखा सकते हैं? आरटी से। अब यहाँ 2 प्रकार के प्रतिरोध हो गए। एक तो इन सेलों का, मान लेते हैं अपन ये सेल ए है, ये सेल अपना ए है, ये वाला सेल अपने बी है, और ये वाला सेल सी है। एक तो इन तीनों सेलों का ए, बी और सी, ये जो 3 सेल हैं, इन तीनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है। इसके अलावा जो लोड, जो भार, जो युक्ति, जो उपकरण लगा हुआ है, जो इस पूरे बैटरी के संयोजन से काम करेगा, उस लोड का प्रतिरोध है। तो 2 जगह से प्रतिरोध मिल रहा है, एक तो सेलों से मिलने वाला प्रतिरोध जिसको अपन आंतरिक प्रतिरोध बोल रहे हैं, एक लोड से मिलने वाला प्रतिरोध है। तो अब अपने पास यहाँ यदि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे आर एन प्लस आर। अब अपने पास में एक और समीकरण यहाँ आ गया भाई, समानांतर संयोजन में। ये जो संयोजन पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा पढ़ रहे हैं? समानांतर संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण क्या है? तो यहाँ अपन लिख सकते हैं आर टी बराबर आर एन प्लस आर। आर टी बराबर आर एन प्लस आर, ये समीकरण किसका है? कुल आंतरिक प्रतिरोध का नियम, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा उसका समीकरण आर टी बराबर आर एन प्लस आर। अब अपने पास में कुल वोल्टेज या कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का समीकरण है, कुल आंतरिक प्रतिरोध का समीकरण है, कुल प्रतिरोध का समीकरण है। तो अब बची कौन? वोल्टेज हो गई, प्रतिरोध हो गया, तो अब अपने पास बची धारा। क्या बच गई अपने पास? धारा। कौन से संयोजन में? समानांतर संयोजन में। तो अब अपने पास में परिपथ की कुल धारा ज्ञात करने का समीकरण। तो परिपथ की अपन को कुल धारा ज्ञात करनी है तो कौन सा समीकरण अपन लगाएंगे? तो कुल धारा के लिए अपन सीधा सबसे पहले तो धारा के समीकरण को अपन पकड़ें।
परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी है, इसको अपन को रटना नहीं, समझने की कोशिश करें कि अपन सबसे पहले तो धारा ज्ञात करने का, आई ज्ञात करने का समीकरण क्या है, आई बराबर होता है बी अपॉन आर। लेकिन अपन को यहाँ धारा ज्ञात नहीं करनी, अपन को तो कुल धारा चाहिए। कुल धारा को अपन किससे दर्शा सकते हैं, आई टी से। तो आई टी बराबर समीकरण होता है बी टी अपॉन आर टी। आई टी बराबर समीकरण होता है बी टी अपॉन आर टी, मतलब कुल परिपथ की धारा बराबर कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज के रूप में यहाँ कुल विद्युत वाहक बल है जिसको अपन दर्शाते हैं ईटी से, और ईटी बराबर होता है ई। परिपथ, अब यहाँ आर टी जो दर्शाता है ये परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो प्रतिरोध अपने पास दो जगह, एक तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, एक लोड का प्रतिरोध। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध तो अपने पास में आर टी बराबर आर अपॉन एन से दिखाएंगे। पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध दिखाएंगे वो दिखाएंगे अपन आर टी बराबर आर एन प्लस आर। तो अब अपने पास में इस बी टी की जगह तो अपन समीकरण में लिख सकते हैं किसको, ई को। भाई कुल वोल्टेज, कुल जो क्यों लिखा है, कुल वोल्टेज जो होते हैं वो ई टी बराबर ई होते हैं, ई टी बराबर ई होते हैं। तो आई बराबर अपन के पास में इस बी टी की जगह तो अपन ने किसको ले लिया, ई को। कुल वोल्टेज ई टी बराबर ई होता है, इसलिए अपन ने कुल वोल्टेज की जगह तो किसको लिख लिया, ई को। इसके अलावा अपन को कुल प्रतिरोध चाहिए। अब अपन के पास गलती से इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना क्योंकि ये कुल प्रतिरोध तो है लेकिन आंतरिक प्रतिरोध है सेलों का। कुल प्रतिरोध तो ये रहा अपने पास आर टी बराबर आर एन प्लस आर। तो अब अपन लिखेंगे आर एन प्लस आर। ये जो समीकरण बना ये किसका है, समानांतर संयोजन में जुड़े हुए सेलों से परिपथ में कुल मिलने वाली धारा का मान ज्ञात करने का समीकरण है। आई बराबर ई अपॉन आर एन, आर अपॉन एन प्लस आर। अब अपने पास में यहाँ पे आई आ गया, तो इस आई जो है ये कौन है, तो आई है परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा। और ये परिपथ की कुल जो धारा है ये किस में आएगी, तो ये आएगी एम्पियर में। परिपथ की कुल धारा किस में आएगी, एम्पियर में। और आर एन के बारे में अपन ई के बारे में पढ़ चुके हैं। ई कौन है, एक सेल का ईएमएफ। आर कौन है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एन है सेलों की संख्या। आर है लोड का प्रतिरोध। तो अपन ने आर नहीं लिखा है तो अपन यहाँ आर भी लिख देते हैं। आर बराबर होता है लोड का या भार का प्रतिरोध, और ये लोड का या भार का प्रतिरोध किस इकाई में आएगा, तो ये आएगा ओम में। तो अपने पास में अब ये सारे अक्षरों के अर्थ क्लियर हो गए, भाई ये कौन सा अक्षर किस राशि को दर्शा रहा है। तो आई बराबर अपन लिखेंगे ई अपॉन आर प्लस आर। अब अपने पास में इस समीकरण से और दूसरा समीकरण अपन कैसे बना सकते हैं, या दूसरा समीकरण बना करके एग्जामिनर अपन को कैसे दे सकता है। तो अपन यदि ये वाले समीकरण ढंग से पढ़ लिए हैं तो इन्हीं से तो ये समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण में अपन बदलाव कर रहे हैं तो वो इन्हीं के आधार पर बदलाव होंगे, कोई नया बदलाव होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई अपन को कोई नई चीज़ सीखनी हो या कोई नया समीकरण सीखना हो या कोई नई राशि अपन को देखनी हो। केवल ये है कि भाई जैसे जहाँ पे ई लिखा हुआ है उसकी जगह ई टी बराबर ई है, तो ई की जगह अपन किसको काम में ले सकते हैं, ई टी को काम में ले सकते हैं। जहाँ अपने पास में आर अपॉन एन लिखा हुआ है, इस आर अपॉन एन की जगह अपन केवल क्या लिख सकते हैं, आर टी। और जिस जगह ये पूरा लिखा हुआ है आर अपॉन एन प्लस एन आर, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर टी। तो इस तरीके से एक दूसरे की जगह, इनकी जगह बदल के भी नए समीकरण बनाए जा सकते हैं, उनको भी अपन से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका यदि अपन दूसरा समीकरण बनाएं तो मैं या लगा के लिख रहा हूं कि इसी बात को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अपन इस पहली को चेंज करें, यदि इस ई की जगह अपन को कोई लिखना पड़े तो इस ई के बराबर वाला ही आएगा। भाई ई को यदि यहाँ से हटाएं तो इसके बराबर वाला ही आएगा। अब ई के बराबर कौन है, ई के बराबर है ई टी। तो केवल एक चेंज कर दें अपन तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो अपन अब लिख देंगे आई बराबर लिख देंगे ई टी अपॉन आर एन प्लस आर। अपन इस तरीके से इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हैं। अब अपने पास में दूसरा जो चेंज है, एक चेंज अपन ने यहाँ कर लिया, अब दूसरा चेंज अपन यहाँ कर सकते हैं।
भाई ये चेंज किया इसकी जगह चेंज किया ईटी, तो ये दूसरा समीकरण बन के आ गया। अब अपन चेंज कर सकते हैं आर अपॉन एन की जगह, आर अपॉन एन की जगह अपन किसको लिख सकते हैं, आर टी को। तो अपन या लगा के यहां पे लिख सकते हैं, या लगा के अपन इसी का आई बराबर अब अपन लिखेंगे ई टी अपॉन आर टी प्लस आर। इस तरीके से भी इसी बात को अपन लिख सकते हैं। तो अपने पास में आई बराबर ई टी अपॉन आर टी प्लस आर। ये आर टी किसकी जगह ले लिया अपन ने, तो ये आर एन की जगह, यहाँ पर ने आर एन ही लिखा, यहाँ पर ने केवल एक चेंज किया, ई की जगह ई की जगह ई टी ले लिया। अब तीसरा जो बनाया अपन ने, तो वहाँ पर ने ई की जगह तो ई टी रहने दिया, चाहे तो अपन ई भी लिख सकते हैं, यहाँ ई टी की जगह अपन ई भी लिख सकते हैं। अब अपन ने चेंज किया है तो आर एन की जगह, यहाँ जो आर एन लिख रहा था इस आर एन की जगह अपन ने किसको लिख दिया, आर टी को लिख दिया। या फिर अब अपने पास चेंज करें अपन, तो देखो अपने पास में ये आर अपॉन एन है, यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो एन आएगा, तो इसका भाग एक बार जाएगा तो पहले तो बन जाएगा एन आर प्लस, सॉरी यहाँ तो रह जाएगा आर प्लस इधर हो जाएगा एन आर। अब अपने पास में इस पूरे की जगह आर अपॉन एन आर, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एन आर अपॉन एन। तो अब अपने पास आई बराबर हो गया, ई भी लिख सकते हैं अब यहाँ, आर बराबर ई, चाहे ई लिखें या ई टी लिखें, क्योंकि ई टी बराबर ई है तो चाहे ई लिख लें या ई टी लिख लें। तो ई अपॉन अपन यहाँ पे अब लिख सकते हैं आर प्लस एन आर अपॉन एन। अब यदि इस एन को अपन नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके ये गुणा हो जाएगा ई से, तो इसी को अपन लिख सकते हैं अब आई बराबर, इधर आगे ले लेते हैं इसको, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं आई बराबर ई अपॉन सॉरी एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो इस तरीके से समीकरणों के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। तो अब अपने पास में समीकरण तो ये एक ही था, इसी समीकरण को अपन थोड़ा सा रूप बदल के तोड़ मरोड़ के अपन ऐसे भी रख सकते हैं, इसी समीकरण को अपन ऐसे भी रख सकते हैं। तो अब अपने पास में दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है और चौथा ये है। ये कोई नए समीकरण नहीं है, इसी समीकरण में चेंज करके ये नए समीकरण बनाए। लेकिन क्वेश्चन आए कि सेलों के समानांतर समूह में कुल परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण है, तो ये चीज़ अपन को कंफर्म होनी चाहिए कि भाई ये तो अपना प्रॉपर समीकरण है, ये जो अपन को किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन इस समीकरण को अपन और कितने तरीके से तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के अपन पेश कर सकते हैं, वो एग्जामिनर अपन को पेश करेगा। यदि अपन रटा रटाया एक ही रट के गए और ये नहीं समझा अपन ने किसी जगह कि भाई इनको अपन तोड़ मरोड़ के दूसरे भी बना सकते हैं, तो फिर अपन इसी को आंसर देंगे और बाकी आंसर उसके अंदर और भी सही हैं। तो और भी सही कौन से हैं, ये भी सही है, आई बराबर ई टी। अब ई टी की जगह ध्यान रखना, हमेशा ई टी की जगह ई भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ई टी बराबर ई होता है। अब ई टी अपॉन आर एन आर अपॉन एन प्लस आर, ठीक है, ये हो गया। इसी से अपन ने एक नया समीकरण बनाया था, इसी से अपन ने नया, तो यहाँ पे अपन ने ये लिख दिया है। तो एक यहाँ तक का ही एक समीकरण तो ये यहाँ तक का है, तीसरा अपने पास में यहाँ पे है। यहाँ पे जो समीकरण बनाया है उसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये आर टी कहाँ से आया, इसको मत देखना अभी। एक समीकरण तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पे ये आर टी कहाँ से आया है, तो ये आर टी किसकी जगह है, आर अपॉन एन, क्योंकि आर टी और आर अपॉन एन जो होते हैं इनके मान बराबर होते हैं। तो जिस जगह आर अपॉन एन का मान लिखा हुआ है उस जगह अपन इसको नहीं लिख के आर टी का मान लिख सकते हैं। तो इसको नहीं देखना है, केवल ये देखो आर टी की जगह अपन ने आर अपॉन एन की जगह किसको लिख दिया, आर टी को। क्यों लिख दिया, क्योंकि आर टी बराबर आर एन होता है, आर एन बराबर है तो अपन आर अपॉन एन की जगह आर टी लिख सकते हैं। तो अपन ने ये लिख दिया, तो एक ये बन गया अपने पास में। दूसरा अपने पास में ये जो बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ई
तो अपन ने इस वाले समीकरण में ई लिख लिया, चाहे तो अपन यहाँ भी ई टी लिख सकते हैं, क्योंकि ई टी बराबर ई है, तो चाहे ई लिख लें या ई टी लिख लें, मान तो बराबर आना है। चाहे ई का मान लिख लें चाहे ई टी का लिख लें, मान तो बराबर आना है। नीचे अपन ने क्या किया, तो अपन ने इसको सॉल्व किया। भाई इसको सॉल्व कैसे किया, तो ये समीकरण तो यहीं तक है। इसको सॉल्व किया अपन ने n का क्या लिया, लघुत्तम। n से n में भाग दिया, एक बार गया तो यहाँ आ गया r, यहाँ प्लस का निशान लगा दिया। यहाँ a क्या अपने पास n बार भाग गया, n इंटू आर किया तो nr बन गया। तो अब अपने पास में इस पूरे की रामायण बदल के, इस पूरे की जो रामायण बदल के आई है, ये आई है r प्लस एन आर अपॉन एन। तो अपने पास एक नया समीकरण ये भी बन गया। इस n को अपन ऊपर लेके चले गए, इस n को अपन नीचे से ऊपर लेके गए तो ये n इंटू हो गया e। n को अपन नीचे से ऊपर लेके गए तो ये हो गया n इंटू e, और नीचे रह गया केवल r प्लस एन आर, r प्लस एन आर रह गया। ये n कहाँ चला गया, ऊपर, तो ऊपर तो हो गया n ही और नीचे रह गया एन आर। तो इस तरीके से अपने पास एक ही समीकरण को यहाँ पे कितने तरीके से तोड़ मरोड़ के अपन को दे दिया। तो इन समीकरणों में अपन को भी तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए, तो अपने से इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। और इस टाइप से तोड़ मरोड़ के जो क्वेश्चन आते हैं ये अब मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। इनको अपन श्रेणी संयोजन वाली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। ई टी बराबर कुल विद्युत वाहक बल वोल्ट में, ई बराबर एक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में, आर टी बराबर सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आर बराबर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ओम में, एन बराबर सेलों की कुल संख्या, आई बराबर परिपथ की कुल धारा, और आर बराबर होता है लोड का प्रतिरोध। ये मिटाने का रीजन ये कि यहाँ पे आपको मैं श्रेणी संयोजन में भी किस तरीके से समीकरणों को तोड़ करके नए समीकरण बनाए जाते हैं। तो दोनों टाइप के समीकरणों में किस टाइप से समीकरण नए बनते हैं, तो नए तो नहीं है, उनके केवल रूप बदले जाते हैं। तो अब अपने पास में श्रेणी में यदि अपन चर्चा करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके श्रेणी की। तो श्रेणी संयोजन में यदि अपन से कुल विद्युत वाहक बल पूछे, कुल विद्युत वाहक बल बोले तो ईटी, कुल विद्युत वाहक बोले तो ईटी। तो ईटी बराबर अपने पास में कौन होगा, एन इंटू ई। तो अपने पास में ईटी बराबर कौन हो गया, तो ईटी बराबर हो गया एन ई। दूसरा अपन से पूछे भाई कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध नहीं है ये ध्यान रखना, और आंतरिक प्रतिरोध को अपन स्मॉल r से दिखाते हैं। तो आर टी बराबर होता है एन इंटू आर। ये अपने पास दूसरा समीकरण श्रेणी संयोजन का, ये पहला और ये दूसरा। अब अपने पास पूछी जाएगी कुल धारा। कुल धारा ज्ञात करने के लिए कुल वोल्टेज और कुल प्रतिरोध चाहिए। तो कुल धारा I बराबर कुल वोल्टेज के रूप में अपन किसको ले सकते हैं, ET को ले सकते हैं। अब ET की जगह अपन किसको लिख सकते हैं, NE को लिख सकते हैं। ET की जगह NE अपॉन कुल प्रतिरोध कौन है, कुल प्रतिरोध है अपने पास में RT। अब अपने पास ये जो RT है ये कुल तो है, लेकिन ये कुल क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। इस आंतरिक प्रतिरोध के अलावा अपने पास एक रहेगा लोड का प्रतिरोध। एक कौन रहेगा, लोड का प्रतिरोध। लोड का जो प्रतिरोध होता है इसको अपन किससे दिखाते हैं, R से। तो अपने पास सेलों के संयोजन में दो जगह का प्रतिरोध मिलेगा। मान ले अपने पास में ये सेल है, अब ये सेल अपने पास जुड़े हुए हैं श्रेणी संयोजन में। तो अब अपने पास में श्रेणी संयोजन में यदि जुड़े हुए हैं तो अपने पास एक सेल यहाँ, दूसरा सेल ये और तीसरा सेल ये। तो एक तो अपन को यहाँ पे तीनों जगह से आंतरिक प्रतिरोध मिलेगा, एक अपन को इनके साथ में जो भी लोड लगाया जाएगा तो उस लोड का, तो एक तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया जिसको तो अपन किससे दिखाते हैं, RT से। एक हो गया लोड का प्रतिरोध जिसको अपन दिखाते हैं R से। तो अपने पास में कुल प्रतिरोध जब आएगा, इसको अपन थोड़ा बाद में लिख देते हैं, पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं कुल प्रतिरोध का। कुल प्रतिरोध
तो कुल प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में भी देखना हो तो कुल प्रतिरोध बराबर कौन होगा, NR प्लस R। NR कौन है, ये जो NR है ये तो है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध और ये जो R है ये लोड का प्रतिरोध है। तो अब दोनों जगह का प्रतिरोध यदि जोड़ दिया जाए, RT और R, लोड का प्रतिरोध और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो वो हो जाएगा अपने पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब अपने पास में यदि परिपथ की कुल धारा पूछी जाए, परिपथ की कुल धारा बोले तो I का मान यदि पूछा जाए तो I बराबर वही अपने पास में IT बराबर BT अपॉन RT। BT का काम तो यहाँ कौन कर रहा है, NE कर रहा है, ET बराबर NE कर रहा है। तो अपने पास में I बराबर वहाँ पे श्रेणी में जो समीकरण अपन ने लिखे थे वो लिखे थे NE, वो लिखे थे NE अपॉन N R प्लस R। ये समीकरण था अपने पास में परिपथ की कुल धारा ज्ञात करने का समीकरण जो आपको किताबों में मिलेगा। लेकिन इस समीकरण को भी किस टाइप से तोड़ मरोड़ के अपन को दिया जा सकता है वो चीज़ भी अपन को इनके साथ में ही समझ लेनी चाहिए। तो इधर समानांतर वाले हो गए, इनमें से एक को मैं मिटा रहा हूँ। अब अपने पास में I बराबर यदि अपन लिखना चाहें, I बराबर लिखना चाहें तो इस NE की जगह अपन किसको रख सकते हैं, तो NE के बराबर मान है किसका, ET का। तो NE यदि अपन नहीं लिख रहे हैं तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ET NR प्लस R। ये इसको अपन तोड़ मरोड़ के ऐसे दूसरे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तीसरा यदि तरीका अपन यहाँ पे देखें, तीसरा तरीका देखें तो अपने पास में I बराबर अपन ने यहाँ पे तो लिख दिया ET, या यहाँ पे हो सकता है NE, क्योंकि NE बराबर कौन है, ET। चाहे ET लिख लें अपन या NE लिख लें। अब अपने पास में नीचे इस NR की जगह, इस NR की जगह कौन आ सकता है, तो इस NR के बराबर का मान है RT। तो अब अपन ET अपॉन क्या लिख सकते हैं, RT। तो ये अपने पास में श्रेणी संयोजन में कुल धारा ज्ञात करने का तीसरा समीकरण, ये तोड़ मरोड़ के नया समीकरण बन गया। अब अपने पास में इसी में अपन के पास यदि और चेंज करना चाहें तो I बराबर, यहाँ अपन ने ET लिखा, इस ET की जगह हो सकता है अपन को वो NE लिख के दे दें, तो अपन इसको लिख सकते हैं NE अपॉन RT। यहाँ पे RT के साथ में R और लेना, ये ध्यान रखना, RT प्लस R। तो यहाँ भी RT प्लस R। तो अब अपने पास में चौथा समीकरण इस टाइप से बन के आ सकता है। तो अपने पास में इन समीकरणों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने सामने रख सकते हैं, तो इनको यदि अपन ने समझ लिया भाई इसकी जगह कौन आ सकता है, तो NE की जगह ET भी आ सकता है, इस NR की जगह कौन आ सकता है, इस NR की जगह RT आ सकता है। तो अब अपन ने यहाँ NR की जगह यहाँ अपन ने NR लिखा था, लेकिन इस वाले समीकरण में अपन ने NR की जगह RT ले लिया। तो इस तरीके से अपन इन सारे समीकरणों का आंसर या इन समीकरणों को पहचान सकते हैं कि भाई ये सारे जो समीकरण हैं, ये सारे समीकरण श्रेणी संयोजन में या श्रेणी समूहन में जुड़े सेलों की परिपथ की कुल धारा ज्ञात करने के समीकरण हैं सभी। इनमें कोई समीकरण अलग से नहीं है, केवल ये हुआ है भाई एक की जगह दूसरे के मान को रखा गया है। अपन को ऐसा लग रहा है नया समीकरण बन गया। तो सेलों के ये दोनों वीडियो हो चुके हैं आपके, श्रेणी और समानांतर संयोजन। अब यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया भाई, समानांतर जो संयोजन बनाया है, तो इस समानांतर संयोजन के बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, कब इसको बनाया जाता है या क्यों बनाया जाता है। तो श्रेणी जो संयोजन अपन ने बनाया था, श्रेणी यदि याद रहेगा तो समानांतर का भी याद हो जाएगा। तो श्रेणी संयोजन जो बनाया था, तो श्रेणी संयोजन जो बनाया था वो अपन ने बनाया था किसके लिए, अधिक मान का विद्युत वाहक बल, अधिक मान का विद्युत वाहक बल। अधिक मान के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए तो कौन सा संयोजन है, श्रेणी। तो समानांतर इसके उल्टे ही चलेगा। तो समानांतर में अनुमान लगा सकते हो समानांतर क्यों बना गया है, यहाँ अधिक मान का वोल्टेज लिया जा रहा है, अधिक मान का विद्युत वाहक बल लिया जा रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह धारा कर दो, अधिक मान की धारा व अधिक समय तक
अधिक मान की धारा अधिक समय तक यदि अपन को ज़रूरत है कि भाई अधिक मान की धारा होनी चाहिए, अधिक समय तक मिलनी चाहिए, तो सेलों का कौन सा संयोजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो एक तो परिभाषा अपने आप में क्वेश्चन है भाई किस संयोजन में सभी सेलों के समान श्रेय एक बिंदु पर जोड़े जाते हैं, तो वो संयोजन है अपन का समानांतर। उपयोग कहाँ किया जाएगा, जहाँ अधिक मान की धारा अधिक समय के लिए आवश्यक होती है। दूसरा अपने पास में ये जितने भी समीकरण ये अपने आप में क्वेश्चन है कि समानांतर संयोजन में कुल वोल्टेज ज्ञात करने का समीकरण क्या है। इनके न्यूमेरिकल्स भी अपन से पूछे जा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए श्रेणी और समानांतर दोनों संयोजन की न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से बनेगी। यहाँ पे केवल अपन को समझना है, आप ये समीकरण समझ में आएंगे तो न्यूमेरिकल होंगे। तो पहले आप पूरे समीकरण समझें, इनको देखें, याद करें, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल होंगे। तो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो देख लें भाई, कुल वोल्टेज या कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का समीकरण समानांतर संयोजन में क्या है, तो ET बराबर E। ET है कुल विद्युत वाहक बल और E है एक सेल का विद्युत वाहक बल। कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण क्या रहेगा समानांतर में, तो RT बराबर R/N। RT है कुल आंतरिक प्रतिरोध और R अपना एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, N है सेलों की कुल संख्या। परिपथ की कुल प्रतिरोध यदि अपन को पूछे भाई समानांतर संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या रहेगा, तो RT बराबर होगा RN कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस R लोड का प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध तीनों का और प्लस लोड का प्रतिरोध। तो RT बराबर RN प्लस NR। अब परिपथ की कुल धारा ज्ञात करने का समीकरण, तो I बराबर E कौन है, कुल विद्युत वाहक बल का मान, प्लस RN प्लस R कौन है, तो ये है अपन का कुल प्रतिरोध। तो अब अपन ने यहाँ से कुल प्रतिरोध रखा, यहाँ से कुल वोल्टेज रखी, तो अपन को ज्ञात होगी परिपथ की कुल धारा I। इसी में अपन ने तोड़ मरोड़ के E की जगह किसको रख दिया, ET को, तो नया समीकरण बन गया ET अपॉन RN प्लस R को एज इट इज रख दिया। दूसरे में अपन ने ET को रहने दिया, इस R/N की जगह अपन ने रख दिया, RN की जगह किसको रख दिया, RT को। ये अपने पास तीसरा बन गया। इस वाले समीकरण में अपन ने क्या किया कि यहाँ पे इसको सोल्व किया, नीचे वाले को R/N प्लस R को, तो अपने पास निकल के आता है R प्लस NR/N। ये N जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होता है किससे, E से। तो फिर अपने पास वो समीकरण अपन ने मिटा दिया, I बराबर वो बनता है NE अपॉन R प्लस NR। तो इस टाइप से इन समीकरणों को अपन तोड़ मरोड़ के दूसरे रूप में भी दर्शा सकते हैं। ऐसे ही अपने पास में श्रेणी के हैं सारे समीकरण। इस चीज को आपको अच्छी तरह समझा दिया भाई कि किसके यदि एक के मान दूसरे के मान के बराबर है तो उसकी जगह उसको अपन रख सकते हैं, और उसी को रखने से ये नए समीकरण बनते हैं। ये कोई नए समीकरण नहीं है, उसी समीकरण का अपन ने रूप बदल दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही बहुत, तब तक के लिए नमस्कार।